आज हम हिंदी के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। जो हिंदी का काल है, आदिकाल है, उसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो आप वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें कवर होंगे। आज हम आदिकाल के बारे में अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें आदिकाल का, तो इसका लाइफ स्पैन 1000 से 1375 समथिंग माना जाता है। वैसे तो ये 1400 लिखा है, तो आप इसके नियर अबाउट चलते रहना, जैसा भी है इसके रिगार्डिंग आप चलते रहना। उसके बाद अगर हम बात करें, आदिकाल का हिंदी साहित्य राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। मतलब ये छोटे छोटे पहले देखो छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटा होता था। जैसे एक संपूर्ण राज्य नहीं होता था, कोई भी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही बस ऐसे ही कोई भी राजा राज कर लेता था। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। पूरब में पाल, पूरब एरिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो नक्शा है, देखो उस टाइम पर और था, पर मैं वैसे आपको नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको जस्ट पता लगे। अगर हमारा बात करें, हमारा जो ये साइड है ये पूरब के, पूरब में पाल थे। जो हमारे पश्चिम है उसमें प्रतिहार थे। दक्षिण में कौन थे? राष्ट्रकूट प्रबल थे। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक नॉलेज दी है इंडिया के रिकॉर्डिंग। वैसे इंडिया काफ़ी बार चेंज हुआ है, ये मैंने आपको दिशाएं बताने के लिए बताया है। ओके, केवल गाहड़कड़ वंशी गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए। मध्य देश का भी अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको ये मध्य देश जो सेंटर का पार्ट होता है उसको इन्होंने शो किया है। ओके, उसके बाद है, ऐसा लगता है कि राजाओं के परस्पर युद्ध या बाहरी हमलों का कोई स्थायी या परिवर्तनकारी प्रभाव सामान्य जनता पर नहीं पड़ता था। मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे, किसी राज्य को ले लिया, किसी राज्य को छोड़ दिया, किसी के साथ लड़ पड़े, ये काम चलता रहता था। इनका ये था। कवि आश्रयदाताओं और उनके पूर्वजों के पराक्रम रूप एवं दान की प्रशंसा करते थे। देखो उस टाइम पे आदिकाल में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, उस टाइम में जो कवि थे ना, उनकी जो काव्य दृष्टि जैसी थी उनके, वो बस राजाओं का पराक्रम के बारे में, राजाओं के बारे में बात करते रहते थे। उनका मेन मकसद सिर्फ था राजाओं को अच्छा दिखाना और अपने आप को बचाना और अपनी संपत्ति में वृद्धि करना, यही था बस। उन्होंने कई ऐसे भी युद्ध दिखाए हैं, कई ऐसी भी चीज़ें उन्होंने पेश की है जो नहीं भी हुई हैं ऐसे। ये जस्ट इनको जस्ट हम मतलब ऐसे आजकल जैसे फिल्में, साउथ की फिल्में बनती है, जो चीज़ नहीं भी हो सकती वो भी हो रही है, वैसे दिखाने की कोशिश करते थे आदिकाल में। इस काल में राजाओं पर लिखे गए काव्यों का सामान्य विषय विस्तार या नारी के लिए होने वाले युद्ध है। क्या होते थे? या था राज्य का विस्तार करना इनका मेन मकसद था, जो भी अंडरलाइन पार्ट है देखो, या क्या नारी के लिए युद्ध होते थे। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि स्रोत का स्रोत होती थी। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती थी। इस काल में सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। जो लोगों की जनता थी उनकी अगर दैनिक जीवन की बात करें, उनकी अपेक्षा उनके धार्मिक मतों को ज़्यादा प्रभाव था। इस युग में संस्कृति, प्राकृत और अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी। ये ध्यान रखना, तीनों लैंग्वेजेस हैं ये, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। देखो जो 10वीं सदी आई तो उसमें जो अपभ्रंश थी वो उसका मतलब कम हो गया और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियाँ उसका स्थान लेती जा रही थी। इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांश है तो क्या होता है? अपभ्रंश हिंदी साहित्य ही है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। इस काल में आवागमन के साधन जैसे कि विकसित, जैसे यातायात के साधन की बात हो रही है, इनमें नहीं विकसित हुए थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीय कता का रंग मिलता है। तो आप देखेंगे, आप वैसे भी हमारी नेचुरली लैंग्वेज में आप देखिए, हम अगर हम एरिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा या पंजाब में ही देखो मालवा है, माझा है, अलग अलग लैंग्वेज है। यही था भी, जैसे आवाजाही के साधन विकसित नहीं हुए तो लैंग्वेज में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य का प्रतीक है। वस्तुतः इस काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। क्या है ये? संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार था। नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य देख रहे हो आपने देखा, इसमें मिला है देखने को। यह साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु इसका प्रभाव साहित्य के आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। देखो इस्लाम आ गया था, पर जो अंतिम चरण था जो आदिकाल का, उसमें अमीर खुसरो जब आए थे उन पे ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक के रचयिता जो कि अब्दुल रहमान अपने
नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। अब हम बात करें, जो मेन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आता रहता है बहुत बार भी, आदिकाल का नामकरण और काल विधि क्या थी, टाइम टेबल क्या था, कभी टाइम स्पेन क्या था। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्य प्रवृत्ति को इस साहित्य कालखंड के नामकरण का आधार माना है। इस आधार पर उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व ग्रियसन ने इसे क्या कहा है, चारण काल, और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल कहा है, और राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंतवाल काल कहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने, इसे आदिकाल कहना ही उचित समझा है। क्यों समझा है? क्योंकि इसमें प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की अधिकांश प्रवृत्तियों का आदि रूप ही मिलता है। आदिकाल को 1000 ईस्वी से कुछ पहले सरहप्पा तक ले जाया जा सकता है, किंतु हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र के दोहे से प्रारंभ होती है, इसलिए हम इसका प्रारंभ 1000 के आसपास से मानते हैं। आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर अमीर खुसरो, अंतिम सीमा जो लास्ट टाइम आ रहा था ना 1300 समथिंग के बाद, उन पर अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद जैसे कवि स्थित हैं। ये सभी 14वीं शताब्दी के आसपास ठहरते हैं, अतः आदिकाल का समय 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानना उचित है। आगे सिद्ध कवि। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। बाद में वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल शंकराचार्य के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है, 84 बताई गई है। प्रथम सिद्ध कौन माने गए हैं, सरहपा, जिनका टाइम है 8वीं शताब्दी। सहज जीवन पर अधिक बल देते थे, इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैराम्यता, भावना, काल योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की। संध्या भाषा वस्तुतः अंत संस्थात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए अर्थ खुलने पर यह समझ में आती है। जब तक इसका अर्थ ना पता लगे, ये भाषा ही नहीं पता लगती। अगर इसका अर्थ पता लग जाए तो ये भाषा समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों, निर्गुण कौन से थे, जो परमात्मा के सगुण स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। भाषा को उल्टबासी कहा गया है। मध्य देश के पूर्वी भाग में भी सिद्धों के होने का पता चल जाता है। इनकी भाषा में ही उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे नाथ कवि, जो हमारे नाथ कवि हैं। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है, उनमें कई नाम नाथों के भी है। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का भी संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव रूप में माने जाते हैं, अतः उनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता, मध्यमास के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्म कांड एंड वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया। इनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वह ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षटचक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य भाग है। संध्या भाषा या उल्टबासी शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मतेंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। क्या माना गया है, देखो परंपरा में जो गोरखनाथ थे वो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। अभी भी यह कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जलंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल जी गोरखनाथ का समय विक्रमी 10वीं शताब्दी मानते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बराबर बताया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानते हैं। जैन मतावलंबी कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांशतः काव्य गुजरात में, राजस्थान में और दक्षिण में रचा गया। कहाँ कहाँ था? गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में। इस साहित्य का महत्व इस बात में है कि यह प्राय प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, ये मिल रहा है हमें, हमारे पास है। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश, निधि, सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन है। ये मुक्तक है, प्राय दोहों में रचित है। उसके बाद बात करें जिनमें पौराणिक जैन साधनों की प्रेरक जीवन कथा
या लोक प्रचलित कथाओं का आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य और चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य है। उसके बाद आगे वैष्णव साहित्य। इस काल में जो वैष्णव साहित्य लिखा गया है वह कम उपलब्ध है बहुत, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पेंगलम में के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इस प्रकार हेमचंद्र जो 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहे में कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा मिलती है। ये ध्यान रखना जो जैसे लक्ष्मीधर का है प्राकृत पेंगलम, हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण, ये याद रखना। इससे अनुमान किया जा सकता है इस काल में साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई जो अब उपलब्ध नहीं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हमने पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियां की पहचान 12 ग्रंथों के आधार पर की गई। वे इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। इसमें विद्यापति की रचनाएं 14वीं-5वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नालय द्वारा रचित बिसलदेव रासो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। देखो, संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। बिसलदेव रासो का पाठ यद्यपि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है, किंतु इसके रचनाकार के विषय में भी मत, रचनाकार किसने की रचना किया पता नहीं है। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं तो कुछ 16वीं और 17वीं की। जगनिक ने कौन सा लिखा है? परमाल रासो। आला के रूप में ही पहचाना जाता है। आला लोक गाना है, वह विभिन्न क्षेत्रों के में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। उसके बाद आ गया जगनिक, संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शताब्दी थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने धंग राजा से की थी उसका वर्णन मिश्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल कौन सा माना है? 14वीं शताब्दी माना है। भाषा शैली पर विचार करने की है रचना प्रवृत्ति लगती है। हमीर रासो की बात करें और जयचंद प्रकाश और जयमयंक चंद्रिका ये उपलब्ध नहीं है, ये नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। इसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि यह हमीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना कहाँ की है? 17वीं शताब्दी की है। पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज राउस आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचनाकार और इसका मूलभूत भी सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अतरंग बताए गए हैं, मतलब उनके साथ रहे हैं। प्राच्य विद्यता के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ में मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी है। इसलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को नया प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रमाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में जो इसके अब ये बहुत जो पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रमाणिकता शुरू से ही रही है, अभी इसकी ये प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। इसमें मेन कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, ये मेन इसको प्रमाणित नहीं मानते। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणित मानने वालों में से एक है। रासो में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के अनेक लक्षण मिलते हैं। रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस है, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्शिक वर्णन, मतलब नायिका की सुंदरता को लेकर बहुत जो आदिकाल है उसमें बहुत वर्णन किया गया है। युद्धों का वर्णन किया गया है, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतु आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रबरदाई अनेक मनस्थितियों का चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विविध छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्य उनका अपना छंद है।
बीसल देव रासों के रचयिता का नाम कौन है? नलपति नल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1155 ईस्वी में हुई, किंतु श्री मोतीलाल मेनरिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई है। बीसल देव रासों में शुभंकरी नरेश बीसल देव और भोज बरमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। आदिकाल के जो अन्य कवि है, पहले हम बात करेंगे विद्यापति की, जो उनका समय माना गया है 14वीं शताब्दी। इनकी 3 रचनाएं मेन प्रसिद्ध हैं, जो है कीर्तिलता, कीर्तिपिता का पतावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ऐतिहासिकता में से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, इसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचना की है। ध्यान से जो अंडरलाइन पार्ट है ना, जो ब्लैकिश में है, उसको अच्छी तरह कर लेना। मेन यही क्वेश्चन है। अवहट देशी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसमें गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर मिला है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास है। दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को भी चित्रित किया गया है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपूर्वक रचना है या श्रृंगारपूर्वक। मतलब राधा को इन्होंने श्रृंगारिकता में पेश करने की कोशिश की है, बल्कि ये भक्तिपूर्वक है, ये अभी मतलब विवाद में है। वस्तु जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर इस कोटि की रचनाएं हैं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। उसके बाद अगर हम बात करें खमीर, जो हमारे अमीर खुसरो हैं 14वीं शताब्दी में, जो आदिकाल के अंतिम स्टेज पे थे, इनमें हमें थोड़ा सा जो इस्लाम का दिखेगा। खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण इनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषित, सूफी, ओलिया, कवि, बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुपने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची है जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया है। यह कला संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जे हाल मिसकी मुकुंद गाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, की ताबे हिलाना दारा में जा, न लहू लाहे लगाए छतिया, शबाने हिजा दरात जो जुल्फ, जो रोजे वसलचु उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देख, तो कटे कैसे अंधेरी रतियाँ। ये इनकी वर्क है। आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करें, आदिकाल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। इसमें दोनों की भाषाई और साहित्यिक प्रवृत्तियों का मेल है। इसमें नाथों, सिद्धों और जैन कवियों का साहित्य मिलता है। इसमें वैदिक मत और कर्मकांड की आलोचना की गई है। वीर गाथात्मक इस काल की प्रधान प्रवृत्ति है। यह अधिकांशतः रासो काव्य के अंतर्गत मिली है। यद्यपि रासो काव्य में श्रृंगार, संदेशरासक, जैन धार्मिक साहित्य, भरतेश्वर, बाहुबली रास भी लिखा गया है। इस काल में प्रबंध काव्यों में कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग किया गया है। मुक्तव काव्यों में अधिकांशतः इन्होंने क्या किया है? अपभ्रंश छंदों का प्रयोग किया है। गेय पदों की रचना इस काल का महत्वपूर्ण मुक्तव काव्य है। इसमें प्रधान कवि विद्यापति हैं। गेय मतलब जो लयमात्मक रूप में लिखे गए हैं। इस काल के अंतिम महत्वपूर्ण कवि विद्यापति ने अपभ्रंश और आधुनिक भाषा मैथिली दोनों में रचना की है। इस काल में थोड़ा साहित्य गद्य में भी लिखा गया है, जिसका
सूचना हमें दामोदर पंडित के उचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे ग्रंथ में मिलती है। गद्य मतलब जो हम लाइंस में देखो, पद्य होता है जो हमारे पोएम टाइप होता है, गद्य होता है जो हमारा ऐसे टाइप होता है। अमीर खुसरो ने दो सुखने, मुकरियाँ, पहेलियाँ जैसे लोक प्रचलित काव्यों का प्रयोग किया है। इसमें फारसी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा तीनों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल का जो मेन इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल है वो मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, अच्छे से बता दिया है। यही इम्पोर्टेंट है जो ब्लैकिश है, जिनकी रचनाएं हैं, ये सब कुछ अच्छे से कर लिया। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।